अरपा रेडियो पर आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व से करवा रहे हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय, जो 26 साल तक वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सार्जेंट के पद पर 1988 में इन्होंने वायुसेना ज्वाइन की थी। अपने इस काल के दौरान इनको कारगिल युद्ध का विशेष अनुभव प्राप्त है। कारगिल मेडल से सम्मानित विंग कमांडर आलोक सहाय इन दिनों अपोलो बिलासपुर में सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं और आज कारगिल युद्ध के दौरान के अपने कुछ अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। मिलते हैं विंग कमांडर आलोक सहाय से। रंग में अपने रंग दे हमको लहर के तिरंगा, रंग में अपने रंग दे हमको लहर के तिरंगा। मैं विंग कमांडर आलोक सहाय आजकल अपोलो अस्पताल बिलासपुर में सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 26 साल तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है, जहाँ से मैं 2013 में एक विंग कमांडर की हैसियत से रिटायर हुआ। अपने वायुसेना के काल में मेरा अनुभव कारगिल युद्ध का रहा, जो कि एक अनोखा अनुभव है जिसको मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कारगिल युद्ध की शुरुआत बहुत ही अजीब ढंग से हुई थी, वो अचानक नहीं हुई थी। होता यह है कि जाड़े के समय में शिमला समझौते के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था दोनों देशों द्वारा कि जाड़े के समय में दोनों देश के सैनिक यानी भारत और पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ की चोटियों से उतर के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ की चोटियों पर जाड़े के समय वहां का तापमान -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और उसमें जवानों का रहना मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत कैजुअलिटीज होती थी, काफी लोग मर जाते थे, काफी लोगों को आइस बर्न हो जाता था। तो ये शिमला समझौता में निर्णय इसका लिया गया और दोनों देश इसको मानते थे। जाड़े में सब नीचे आ जाते थे और फिर जब बर्फ पिघलना शुरू होती थी तो दोनों तरफ के सैनिक जाकर के वापस अपनी अपनी चौकियों पर अपना कब्जा जमा लेते थे और बैठ जाते। 1999 में क्या हुआ कि जब बर्फ हल्की पिघलनी शुरू हुई और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने जब ऊपर अपनी चोटियों पर जाने के लिए चढ़ाई शुरू की, तो उसी समय एक गरेडिया आया। तो वहाँ पे चरवाहे होते हैं, एक प्रजाति है वहाँ पे, वो पहाड़ियों पे जाते हैं अपने भेड़ों को लेकर के और उनकी दोस्ती हो जाती है सैनिकों से भी, वो सबको जानते हैं और देश के प्रति काफी वफादार होते हैं। तो एक गरेडिया ने बोला कि साहब जी, अभी तो आप लोग इधर ही हो, अभी तो आप लोग चढ़े नहीं, ऊपर में तो उधर किसकी सेना बैठी है। तो जो कमांडिंग अफसर था उसके कान खड़े हुए। तो अगले दिन 10 सैनिकों की एक टोली होती है जो भेजी जाती है, उसको भेजा गया, जाके पता करो कि वहां कौन बैठा है ऊपर चोटी पे। तो वो सैनिकों की टोली जो निकली वो शाम तक वापस नहीं आई। तो बहुत ये हुआ कि भाई कहाँ रह गए, और रेडियो कांटेक्ट उनसे कोई भी नहीं हुआ, कोई उनका मैसेज भी नहीं आया, जबकि रेडियो सेट लेके गए थे वो। दूसरे दिन फिर उस दल को खोजने के लिए एक दूसरा दल 10 आदमियों का भेजा गया, वो दूसरा दल भी दूसरे दिन वापस नहीं आया रात। तब थोड़ी खलबली मची कि भाई ये दोनों दल गायब हो गए और इन्होंने कोई मैसेज भी नहीं दिया। कोई रेडियो मैसेज होना चाहिए था, अगर कुछ भी हुआ है तो कोई मैसेज नहीं था। तो तीसरे दिन एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, एओपी के हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर होते हैं, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर, जिसमें हमारे आर्मी के पायलट्स जाते हैं रेकी के लिए। ऊपर से वो देखते हैं पहाड़ियों को, पहाड़ की चोटियों को, और चोटी पर जो हमारे चौकियां हैं उनको देखने के लिए ये एओपी चॉपर्स लगातार उड़ान भरते हैं। तो उनको जब भेजा गया तो देखा गया कि यहाँ तो पूरी सेना बैठी हुई है, और ये सेना कौन है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने नीचे से बोला कि भाई और कहाँ तक ये बैठे हैं। तो उन्होंने कहा सर, जहां तक मैं देख रहा हूँ वहां तक ये पूरी फौज भरी हुई है, तो आगे और देखते जाओ कहाँ तक ये हैं। तो वो हेलीकॉप्टर आगे चलता गया और शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ ही घंटों बाद ये अब क्लियर हो गया भारतीय सेना के पास कि हम बहुत बड़े धोखे में फंस गए हैं, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने पहाड़ियां चढ़ के हमारे जाने के पहले हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया था। अब आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू था। आर्मी ने अपनी चढ़ाई शुरू की, लड़ाई शुरू की, तो आर्मी जवानों की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा जवान मारे जा रहे थे, क्योंकि दुश्मन जो था वो पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ था और हमको चढ़ के लड़ना है।
तो चढ़ते समय ऊपर से वो चुन चुन के हमें आसानी से मार रहे थे। तो इसमें हमारे काफ़ी जवानों की कैजुअल्टी हुई, बहुत जवान शहीद हुए, बहुत दुख हुआ हम लोग को। गनी बैग्स में भर के बॉडीज आती थी। मैं श्रीनगर हवाई अड्डे पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था और उस हेलीकॉप्टर में बॉडीज आती थी और फिर जहाज से उनको गंतव्य स्थान पे उनके गाँवों को भिजवाया जाता था। तो ये एक बहुत ही परेशानी वाला समय था। तो अब युद्ध की तैयारी होने लगी थी क्योंकि आर्मी ने अब एयरफोर्स से मदद मांगी कि इन चोटियों पर जो ये पाकिस्तानी बैठे हुए हैं इनको एरियल स्ट्राइक से, इनको बमबारी से मारना पड़ेगा और आर्मी ऊपर चढ़ सके उसमें सहायता देनी पड़ेगी फाइटर से या हेलीकॉप्टर से। तो ये एक पॉलिटिकल निर्णय होता है जो कि तुरंत नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे युद्ध हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये भारत की काफ़ी बुराई की जा सकती है कि भाई आपने किसी के ऊपर में बॉम्ब गिरा दिया एयरफोर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि हमारे सैनिक वहाँ गए ही नहीं है, ये तो वहाँ के कश्मीरी मिलिटेंट होंगे, जबकि हमने देख लिया था कि पूरी पाकिस्तानी फौज भरी हुई थी उनके साथ। तो खैर हमने तैयारी पूरी शुरू कर दी कि कभी भी एयर स्ट्राइक का डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, लोकल लेवल पर नहीं लिया जा सकता है। तो हमने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे जहाज स्क्वाड्रंस हर एक आसपास के बॉर्डर के एरिया में भेज दिए गए थे। जो वार टाइम लोकेशंस होते हैं स्क्वाड्रन के वो अलग होते हैं, तो सब हर एक स्क्वाड्रन, हर एक जहाज, हर एक यूनिट अपने वार टाइम लोकेशन पे पहुंच गई थी और साजो सामान की जो तैयारी होती है बॉम्ब्स की, मिसाइल्स की, वो पूरी कर ली गई थी। तो मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था और इतना भरा हुआ था वो स्टेशन चारों बगल से कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल समय था, चैलेंजिंग समय था। पार्किंग के लिए, जहाज़ों के लिए खाली जगह जल्दी नहीं मिलते थे। ऐसे समय में दिन में करीब 2:30 बजे का समय था, एक AN-32 जहाज मेरे को कॉल करता है, विक्टर किलो ब्रावो। मैंने कहा विक्टर किलो ब्रावो श्री, गो हैड। सो देन ही टोल्ड मी, उसने बताया कि वो कितनी दूर पे है, हाइट पे है। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है, तो मैं उसको कंट्रोल करके उसको लाया फाइनल पे, उसको लैंड कराया। लैंड करते ही मैंने बोला विक्टर किलो ब्रावो कंटिन्यू रोलिंग, योर पार्किंग इज एट 30 डम्बल अपोजिट लेफ्ट टू IL-76 पार्क, कंफर्म मॉनिटर्ड। तो उसने बोला कि मॉनिटर्ड सर, कॉन्टैक्ट बट रिक्वेस्ट परमिशन टू गो बैक टू चार्ली डिस्पोजल। चार्ली डिस्पोजल VIP डिस्पोजल होता है। तो मैंने समझा कि कुछ सामान लेके आया होगा, तो आई टोल्ड हिम ओके। तो उसने जहाज को 180 किया रनवे पे एंड आई टोल्ड हिम कि प्लीज एक्सपेडाइट द एयरक्राफ्ट बिहाइंड इज जस्ट 5 माइल्स। तो जल्दी जल्दी वहां से भाग के वो फिर रनवे खाली किया उसने। और जब वो टारमैक पे गया VIP डिस्पोजल पे, तो मैं कंट्रोलिंग में व्यस्त था। अचानक मुझे लेफ्ट बाईं तरफ से दिखाई दिया दूर पे कि उस डिस्पोजल पे थोड़ी सी हलचल हो रही है, कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन कोई कंट्रोलर जो है वो अपना ध्यान दूसरी तरफ नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कंट्रोलिंग में। तो मैंने अपने इशारा किया सार्जेंट को कि सार्जेंट देखो उधर क्या हो रहा है। तो उसने देखा है सर कुछ लोग भाग रहे हैं, पता नहीं एक डॉग भी भाग रहा है। अब मुझे बाद में पता चला कि AOC को और जो नंबर 2 थे, जो ऑपरेशन हेड थे, वो वहाँ गए। उन्होंने समझा कि पायलट ने मुझे बुलाया है कि कुछ सामान देना होगा, दिल्ली से कुछ लेके आया होगा उनके लिए। तो रैंप खुला, जहाज का पीछे रैंप होता है AN-32 का, और अचानक एयर चीफ मार्शल टिपनेस यानी एयर चीफ उस समय के, और अपने एक ऑफिसर के साथ में फाइल लेकर के रैंप से नीचे उतरे। उनको देखते ही सब हड़कंप मचा। AOC ने कटाक से, उनके हाथ में टुटसी उनकी कुतिया थी डेल्मेशियन रेड कलर की, तो वो जब सावधान चौंक के उन्होंने सावधान किया तो डेल्मेशियन का चेन खुल गया और वो कुतिया टारमैक पे दौड़ने लगी और उसके पीछे 2 सिपाही भागने लगे। बड़ा हिलेरियस सीन था वो। तो जो मुझे वहां से कुछ हलचल नजर आ रही थी वो ये हलचल थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ ये सब हो रहा है। मैं तो कंट्रोलिंग में व्यस्त था। उसके बाद मैंने अपनी ड्यूटी, अचानक मुझे मोटरोला पे कॉल आता है कि श्री टाइगर, कंफर्म नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन एयर। तो मैंने बताया कि सर 6 फाइटर्स एंड 2 चॉपर्स इन एयर। तो उनका मैसेज आया कि रिकॉल ऑल एयरक्राफ्ट एंड सेंड अ मैसेज टू ऑल CEOs एंड फ्लाइट कमांडर्स, ब्रीफिंग इन बेस ऑफ सेट 1630। आई सेड रॉजर सर। और मैंने ब्लाइंड ट्रांसमिशन किया, सारे जहाज को मैंने इमीडिएटली रिकवर किया और मैंने RT पे मैसेज दे दिया। तो 4:30 बजे बेस ऑफ्स में मीटिंग हुई। मुझे पता नहीं उस किस बात की मीटिंग है, मुझे पता नहीं कौन आया है। मैं तो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर पहुंचा तो शाम का समय हो रहा था, करीब 7 बजे का। और अचानक नंबर 2 जो ऑपरेशन के हेड होते हैं, उनको हम लोग खूब होते हैं, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, उनका कॉल आया कि आलोक वेयर आर यू। मैंने कहा सर आई हैव जस्ट रीच बैक होम। ओके व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा सर नथिंग सर,
He said, okay, come over to officers mess bar, all controllers. मैं कहा ओके सर, रीचिंग। तो हम सारे वहाँ पहुँचे, 10 मिनट में हम पहुँच गए। तो उस समय हमारे क्रू ने, जो उस समय के ग्रुप कैप्टन ढिलन थे, उन्होंने हमें बताया कि बॉयज, द डे हैज़ कम, व्हाट यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर, द डे हैज़ कम टू डिलीवर। मुझे अभी तक याद है, रोमांच से हमारे रोए खड़े हो गए कि तब उन्होंने बताया कि एक सीक्रेट जहाज से एयर चीफ मार्शल टिपनिस लैंड किए हैं। उन्होंने सारे सीईओज और फ्लाइट कमांडर्स को अंडरग्राउंड बेस ऑफ जो होता है वहाँ उसमें ब्रीफिंग दी कि कैसे स्ट्राइक लॉन्च होगा, और कल पॉप हटते ही पहला फॉर्मेशन स्ट्राइक के लिए लॉन्च। इसमें फुल स्केल वॉर होने का खतरा था पाकिस्तान से, तो हमने भी पूरी तैयारियां पहले से कर रखी थी। तो ये बहुत ही रोमांच का विषय था। अब उसके बाद उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी कि कैसे कैसे जहाज टैक्सी आउट करेंगे, किस समय करेंगे, किस जहाज में कौन होगा, किस जहाज को कौन एस्कॉर्ट करेगा, कौन सा जहाज डाइव अटैक करेगा, कौन उसके ऊपर में उसको सिर्फ कवर देगा। तो वो एक डिटेल चीज़ें होती है जो मैं यहाँ पर आम आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी ब्रीफिंग ख़त्म की और बताया कि हु इज़ द कंट्रोलर इन द मॉर्निंग, आई सेड सर आई एम द मॉर्निंग कंट्रोलर। देन ही सेड आलोक बी केयरफुल, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू रोल विल बी चीफ हिमसेल्फ। सो हालांकि ये बाद में बहुत ही पर काफ़ी विवाद हो गया था, पार्लियामेंट में भी इस पर क्वेश्चन हुआ कि क्या चीफ को जाना चाहिए था, बट देन चीफ रिप्लाइड कि इन आर्म्ड फोर्सेस द लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल। सो मैं आम जनता को बताना चाहूँगा कि ये स्ट्राइक का जो निर्णय हुआ, उसमें पहला जहाज जो स्ट्राइक के लिए उड़ा था उसमें खुद भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल टिपनिस थे। भारतीय वायुसेना में हर आदमी का एक स्पेसिफिक रोल होता है, वो उस अपने रोल में परफेक्ट होता है। तो मेरा रोल था कंट्रोलिंग करना। जितने भी जहाज सिर्फ श्रीनगर हवाई अड्डे से नहीं, पीछे से भी हमारे जो पठानकोट, आदमपुर, पंजाब, राजस्थान के सेक्टर से भी जो फॉर्मेशंस आती थी स्ट्राइक के लिए, वहाँ से उड़ती थी और वो स्ट्राइक के लिए जाती थी। तो जब वो कश्मीर की वैली में इंटर करते थे तो वो सारे मेरे कंट्रोल में होते थे, क्योंकि एक एयर स्पेस में एक ही कंट्रोलर कंट्रोल करता है। तो बड़ा चैलेंजिंग समय था, क्योंकि एक एक समय में 40-50 फाइटर्स उस छोटे से जगह में आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो कई रोमांचक क्षण आए उसमें। एक बार हमारा एक रेकी के लिए कैनबरा जहाज गया था, उसको मिसाइल लग गया था, उसको कैसे इमरजेंसी में हमने रिकवर किया। फिर एक दुर्घटना हो गई, तीसरे ही दिन नचिकेता का इंजन फेलियर हो गया था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद नचिकेता को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, वो POW रहे, प्रिजनर ऑफ वार, काफ़ी दिनों तक। बाद में हालांकि पाकिस्तान ने उनको हमें सौंप दिया। और नचिकेता को एयर कवर देने के लिए जब हमारे दूसरे फाइटर्स गए तो उस समय स्क्वाड्रन आहूजा का MiG-21 पर मिसाइल हिट हो गया और उन्होंने भी इजेक्ट किया। उनको भी पाकिस्तानियों ने पकड़ा, क्योंकि जहाज से हमारे दूसरे पायलटों ने देखा कि वो सुरक्षित उतर चुके थे। लेकिन बाद में पाकिस्तानी सेना ने उनका शव हमें सौंपा, और जब शव हमने देखा तो ये बात साफ थी कि उनको टॉर्चर किया गया था, उनको प्रताड़ना दी गई थी। उनके घुटने पूरी तरह से क्रश्ड थे, उनके चेस्ट पे और टेम्पल पे, मतलब सर पे गोली के निशान था, जो बाद में मारा गया था। उसके पहले थोड़ा टॉर्चर किया गया था। तो ये सब घटनाएं थी, बहुत दुखद घटना थी उस समय। तीसरे दिन जो युद्ध का था वो थोड़ी दुखद रहा हमारे लिए, लेकिन हमने काफ़ी कुशलता से, काफ़ी एफिशिएंसी के साथ, सक्षमता के साथ जम के पिटाई की उनकी। और फिर उसके बाद उनके यहाँ भगदड़ मची, फिर वो भागने लगे, उनको भागने के रास्ते नहीं थे। हमने अच्छी तरह से उनको मारा, बहुत जल्दी अपनी चोटियों पर फतह किया, जिसमें हमारी आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा दिलेरी और बहादुरी का प्रदर्शन किया। आप सभी को पता है कितने परमवीर चक्र विजेता हुए उस समय। विक्रम बत्रा का नाम सब जानते हैं, मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, ये सब लेजेंडरी फिगर हुए। जान की परवाह उस समय जवान नहीं करता। उस समय जवान कोई जुनून होता है अपने देश की मिट्टी को वापस जीतने का, और उस जुनून में जवान काम करता है। वो अपने जान और अपने शरीर को बिल्कुल नहीं देखता है। उस जज्बे और उस दौर से मैं गुजरा हूँ। वाकई आम समय में एक फौजी की ड्यूटी और युद्ध के समय में फौजी की ड्यूटी के अंतर को मैंने देखा, और वो एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। रंग में अपने